नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी गोंडा। साथियों, आज हम लोग WAG7 के अंडर फ्रेम में क्या क्या सामान लगा है उसके बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। उसमें आपको देखना है कि क्या क्या सामान इसमें लगाया गया है। तो ये देखिए, ये हम WAG7 लोगों के फ्रंट में खड़े हुए हैं सामने। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सामान दिख रहा है साथियों। ये बफर है, साइड बफर। ये देखिए दोनों तरफ लगे हुए हैं। इनका काम क्या है कि जो हमारे लोकोमोटिव जब ब्रेकिंग होती है तो ट्रेन के जो झटके आते हैं वो इसी के द्वारा इस पर फोर्स को मैनेज किया जाता है। ये एक प्रकार के सस्पेंशन का काम करते हैं। दूसरा ये देखिए, ये एक सेफ्टी प्लेट लगी हुई है। ये सेफ्टी प्लेट इसलिए लगाई गई है ताकि लाइन पर CRO होने से BP और FP के एंगल कॉक डैमेज ना हो। और इसी के ठीक पीछे ये देखिए, ये BP का एंगल कॉक लगा हुआ है, कट ऑफ एंगल कॉक। ये FP का कट ऑफ एंगल कॉक लगा हुआ है। ये BP और FP के एयर होज पाइप है, ये उसके पाम है। यहाँ पर ये लॉकिंग डिवाइस देख लेनी है। और हमें ये इसमें जो MU वाशर होता है इसको भी देख लेना है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ से कपलिंग के बाद, लोड को कपल करने के बाद लीकेज होगा। तो ये FP के लिए है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर BP के लिए है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा सेंटर बफर कपलर है। ये सेंटर बफर कपलर में ये हमारी नकल होती है। ये नकल को जोड़ने वाली नकल पिन है। यहाँ पर हमारा ये क्लेविस हैंडल है। ये हमारा लोअर डी सेकल, अपर डी सेकल है, और ये नीचे वाला लोअर डी सेकल है। और ये जो है हमारा ट्रूनियन है, ये ट्रूनियन है, और ये ट्रूनियन का हैंडल है। इससे हम लोग इसको टाइट या लूज करते हैं। ये CBC अभी हमारी खुली अवस्था में है। CBC को लाइन पर खोलने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है जिसका नाम ऑपरेटिंग हैंडल है। यहाँ से जब हम इसको हैंडल को ऑपरेट करते हैं साइड में खड़े होकर के, तो हमारा CBC खुलता और बंद होता है। इसके नीचे आप देखिए, ये कैटल गार्ड है, और ये जो फिटिंग दिख रही है ये रेल गार्ड है। तो ये दोनों तरफ लगी होगी। इसका काम है कि रेल पथ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये उसको क्लियर करने का काम करता है। और ये जो है कैटल से प्रोटेक्शन देता है कि कैटल जो है लोगों के नीचे ना चला जाए। साथियों, ये MREQ और BCEQ के एयर होज पाइप हैं। यहाँ पर इनके कटआउट कॉक दिए गए हैं, एंगल कॉक। ये मल्टीपल लोको बनाते समय इन 4 पाइप को जोड़ते हैं, 2 ये जोड़ते हैं और ये BP FP भी जोड़ते हैं। इधर आप देखिए, ये हमारे इलेक्ट्रिकल जम्फर केबल है। ये मल्टीपल बनाते समय इन तीनों केबलों को भी हम जोड़ते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिकली कनेक्शन देते हैं और इन 4 पाइप से हम न्यूमेटिकल कनेक्शन देते हैं। तब हमारा लोको जो है मल्टीपली कनेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से साथियों हम लोग आते हैं अब साइड में। तो साइड में आकर के देखिए, सबसे पहले हमारा ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है सैंड बॉक्स असेंबली है। इसी के अंदर सैंड भरी रहती है, और यही सैंड इस पाइप के द्वारा और नोजल के द्वारा यहाँ पर आप देखिए ट्रैक पर गिराई जाती है व्हील स्लिप के दौरान। इसको कमांड देने के लिए हवा आती है। ये देखो, ये हवा के लिए कनेक्शन दिया गया है। तो जब आप सेंटर पुश बटन दबाते हैं तो इसके द्वारा हवा आती है इस बॉक्स में, और हवा के फोर्स से ये जो इसमें सैंड भरी हुई है ये इस पाइप और फिटिंग के द्वारा पटरी पे गिराई जाती है। ये ब्रेक सिलेंडर है। लोगों में जो भी ब्रेकिंग फोर्स होंगे वो इसी के द्वारा लगाए जाते हैं। ये एक्सल बॉक्स है, इसके अंदर एक्सल बेयरिंग होती है। ये बोगी फ्रेम है, और बोगी फ्रेम, और ये देखिए ये लोको की बॉडी है। बोगी फ्रेम, बोगी को और बॉडी को जोड़ने के लिए ये देखिए D-सेकल चेन लगाई गई है। ये आप देखिए, ये मेरा हाथ से मैं पकड़े हुए हूँ, तो एक D-सेकल चेन आपकी यहाँ है और एक D-सेकल चेन यहाँ है। इसी तरीके से 2 आपके दूसरी साइड में भी होंगी। तो कुल मिलाकर के 4 ये D-सेकल चेन होती हैं, जिनका काम क्या है, लोको की बॉडी को बोगी से जोड़ने का काम होता है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये वाली जो फिटिंग्स है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये थ्रस्ट पैड है, या इसको हम साइड लोडिंग पैड भी बोलते हैं।
इनका काम क्या है कि जो भी लोगों की बॉडी का वेट है वो इसी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा बोगी फ्रेम पे, बोगी पे। तो ये भी संख्या में 4 होते हैं, एक ये है, एक ये है और 2 आपके दूसरी साइड में होंगे। तो इस तरीके से कुल 4 लोडिंग रबर लोडिंग पैड भी हैं जिन्हें हम थ्रस्ट पैड कहते हैं। ये लोगों की बॉडी का वेट बोगी पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इसी तरीके से देखिए साथियों, यहाँ पर एक अंदर देखिएगा एक फिटिंग दिख रही है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम सेंटर पिवट बोलते हैं। यही सेंटर पिवट बोगी फ्रेम पे ग्रूव में फिट होता है। इसका काम ये होता है कि एक तो ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट इसी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं बोगी फ्रेम से बॉडी पे, और दूसरा ये कर्व को भी नेगोशिएट करने का काम करते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी स्प्रिंग है और ये हमारी इक्वलाइजिंग बीम है। ये इक्वलाइजिंग बीम पर ही ये प्राइमरी स्प्रिंग फिट की गई हैं। ये हमारे वर्टिकल डैम्पर लगाए गए हैं शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए। ये स्प्रिंग भी वही काम करती हैं। और ये इक्वलाइजिंग बीम जो है ये ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जो भी हमारे ट्रैक्टिव एफर्ट एक्सल बॉक्स पे आते हैं ट्रैक्शन मोटर के द्वारा, वो इसी फिटिंग के द्वारा, इसी असेंबली के द्वारा ये ट्रांसफ़र होते हैं लोगों के बोगी फ्रेम पे। तो यहाँ पर हमको ये साथियों देख लेना है, इनके चीरा क्वार्टर पिन वगैरह देख लेना है। उसी तरीके से हमको साथियों ये भी देख लेना है कि ये हमारी कोई स्प्रिंग इसमें डैमेज तो नहीं है। इसके बाद देखिए ये पीछे हमारा ये व्हील है और व्हील को मोशन में है अगर व्हील, तो व्हील को रोकने के लिए ही ये जो फिटिंग दी गई है जिसपे हमारी ये स्टिक रखी हुई है, ये हमारा ब्रेक ब्लॉक है। और ब्रेक ब्लॉक फिट होता है ब्रेक शू में, और ब्रेक शू ये फिट है हमारा इस ब्रेक रिगिंग असेंबली में। इस पूरी ब्रेक रिगिंग असेंबली को जो फोर्स मिलते हैं वो हमें ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन के आउटवर्ड होने पर मिलते हैं। जब भी ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन आउटवर्ड होगा तो ये पूरी ब्रेक रिगिंग असेंबली एडवांस होगी और ब्रेक ब्लॉक जो है चक्के से जाकर के चिपक जाएगा। अब यहाँ पर आप साथियों ये देख रहे हैं, ये हमारा पल्स जनरेटर है लोकोमोटिव के स्पीड को मेजर करने के लिए। ये एक प्रकार का एक्सेल जनरेटर भी कह सकते हैं, या ये टेको जनरेटर है। ये एक्सेल के आरपीएम को ये मेजर करके स्पीडोमीटर को देता है, जिससे पता चलता है कि लोको की गति क्या है, किस स्पीड से लोको चल रहा है। इसी में यहाँ पर आप देखिए साथियों, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लगाया गया है। ये देखिए हमारा ब्रेक सिलेंडर है और इस ब्रेक सिलेंडर में ये देखिए ये पाइप का कनेक्शन है। ये हमारा रबर एयर हॉच पाइप है और इसी पाइप पे आप देखिए यहाँ पर ये कॉक लगाया गया है। ये बोगी आइसोलेटिंग कॉक है। अभी ये देखिए बंद अवस्था में है। ये हमारा बोगी आइसोलेटिंग कॉक खुली अवस्था में है। तो अगर ये कॉक हम बंद कर देते हैं तो हमारी इस पूरी बोगी के ब्रेक सिलेंडर में हवा जाना बंद हो जाएगी और परिणाम ये होगा कि इस बोगी में ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा ट्रैक्शन मोटर है। इस ट्रैक्शन मोटर को सस्पेंड करने के लिए एक साइड में तो ये एक्सल पे सस्पेंडेड है मोटर सस्पेंशन यूनिट से, और दूसरी साइड पे ये सस्पेंड है बोगी फ्रेम पे। तो बोगी फ्रेम पे ये जिसके द्वारा सस्पेंड किया जाता है उसका नाम है ट्रैक्शन मोटर नो सस्पेंशन पैड। और ये नो सस्पेंशन पैड जो है स्नबर पैड पर लगे हुए हैं। तो ये इस तरीके से इस पर माउंट होते हैं और इन दोनों स्नबर पैड को पकड़ने का काम ये करता है ट्रैक्शन मोटर माउंटिंग बोल्ट। तो ये हमें लाइन पे ये देख लेना है कि ये माउंटिंग बोल्ट हमारे प्रॉपर्ली लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यहाँ पर हमें ये जर्नल के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस देख लेना चाहिए। अगर यहाँ पर्याप्त गैप है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर ये गैप घट रहा है इसका मतलब क्या है कि नोज की मोटाई जो है, जो ट्रैक्शन मोटर की नोज है वो कम हो रही है। अब इधर आते हैं हम साथियों, ये देखिए ये जो लाल कलर का कॉक दिख रहा है ये MR4 का कटआउट कॉक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कटआउट कॉक है। अगर ये किसी भी केस में बंद हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए इस कॉक को हम बंद कर देते हैं, तो जो भी हमारी MR4 की सप्लाई है वो जिन जिन कंपोनेंट पे जाती थी वो जाना बंद हो जाएगी। जैसे A9 को नहीं मिलेगी, इससे लोको में BP भी नहीं बनेगा, SA9 को भी नहीं मिलेगी, लोको में ब्रेक भी नहीं लगेगा,
इसी तरीके से C2 रिले वाल्व, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, हॉर्न इत्यादि को हवा जाना बंद हो जाएगी। और भी तमाम कंपोनेंट हैं, इसलिए इसको हम ब्रेक सिस्टम आइसोलेटिंग कॉक भी कहते हैं। ये हमारा हमेशा खुला रहना चाहिए। तो इसको अभी हम खोल देते हैं दोबारा से। ये CDC है, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्ट कलेक्टर। ये नीचे उसके ड्रेन कॉक लगे हुए हैं। अभी ये कॉक बंद है। खोलने के लिए हम इसको जब अपनी तरफ खींचेंगे तो इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह इकट्ठा हो गया होगा वो वातावरण में ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, ये हमारा बैटरी बॉक्स नंबर 4 है, ये बैटरी बॉक्स नंबर 3 है, और ये ऊपर जो टैंक लगा हुआ है हवा का, ये हमारा टैंक नंबर 4 है। इसी की डिलीवरी पर ये MR4 का कटआउट कॉक था। MR4 के बगल में ये MR टैंक नंबर 3 लगा हुआ है। यहाँ पर आप MR के ड्रेन कॉक को देख सकते हैं। ये भी अभी बंद अवस्था में है। इसका काम है कि जब भी हमें MR टैंक की नमी को मैनुअली ड्रेन करना है तो उसको खोल करके नमी को ड्रेन कर देंगे और फिर दोबारा से इसे बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये MR3 का ड्रेन कॉक है, इसका भी वही काम है। यहाँ पर ये देखिए एक और ड्रेन कॉक लगा है। यहाँ अंदर में हमारा आफ्टर कूलर लगा है। ये आफ्टर कूलर का काम ये होता है कि जो भी कंप्रेस्ड एयर CP से होकर के आती है MR टैंक नंबर 1 में जाने के लिए, उसके पहले आफ्टर कूलर लगा देते हैं। तो इसमें एक रेडिएटर का काम करती है। तो इसमें जो भी कंप्रेस्ड एयर होगी वो वातावरण की हवा से संपर्क में आकर के ठंडी हो जाती है। तो इसमें जो भी मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है इस रेडिएटर में, उसकी मॉइस्चर को निकालने के लिए ड्रेन कॉक लगाया गया है। इसको भी हमें समय समय पर ड्रेन करते रहना चाहिए। ये स्मूथनिंग रिएक्टर है SL। इसका काम तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये इंडक्टिव नेचर का होता है इस SL, और जो भी रेक्टिफायर से पल्सेटिंग DC प्राप्त होती है उसको ये स्मूथ और फिल्टर करने का काम करता है। ये प्योर DC में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इधर बोगी में सेम वही चीज़ें हैं। अब हम लोग दूसरे साइड चलते हैं, उधर की देख लेते हैं कि बाकी फिटिंग क्या है। ये तो वही है जो हमने आपको पहले बताई हुई। नंबर 2 का ड्रेन कॉक है। इसी पे देखिए आप MR1 और MR2 के लिए एक कंबाइन यूनिट लगाई गई है। ये देखिए इस पाइप से और इस पाइप से, और यहाँ पर एक कॉक लगा है, और कॉक के बाद में एक यूनिट लगी है जिसका नाम है आर्ट्रो ड्रेन वाल्व। इसको कंट्रोलिंग प्रेशर तो हमें ADB से मिलता है, जो हमारे बीड लगे हुए हैं उनसे मिलता है। जब इससे कंट्रोलिंग प्रेशर ये आएगा या हटेगा यहाँ से, तब ये ऑटोमेटिक ब्लो करने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये MR1 और MR2 की नमी को ऑटोमेटिक ब्लो करने का काम करता है, लेकिन कभी कभी ये मान लो डायरेक्ट हो गया, लगातार डिस्चार्ज कर रहा है तो MR गिरने लगता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इसको आइसोलेट करने के लिए कटआउट कॉक को बंद कर देते हैं। तो जब ये बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी हवा यहाँ तक आएगी वो यहीं तक रह जाएगी, आर्ट्रो ड्रेन वाल्व तक जाएगी नहीं, और जब वो जाएगी नहीं तो वो इसे डिस्चार्ज करना भी बंद कर देगा। इसको अभी हम नॉर्मल कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज करेगा तो MR आपका गिरने लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो MR2 है, इसी MR2 की हवा को ले जाना है MR3 में, लेकिन MR2 के बाद ये देखिए ये पाइप है, ये पाइप और ये पाइप, ये कॉक अभी बंद है। ये बंद इसलिए रखा गया है कि ये जो MR2 की हवा है ये इस रास्ते से डायरेक्ट MR3 में ना चली जाए, इसलिए इसको बंद रखा गया है। और इस थ्रू जाएगी ये हवा, और इस कॉक को खोला गया है। इसके खोलने से क्या होगा कि जो MR2 की हवा थी वो इसके रास्ते किस में जा रही है, एयर ड्रायर में, और एयर ड्रायर इसे क्लीन करके तब MR2 को MR3 में भेजेगा, MR2 की हवा को MR3 में भेजेगा। तो यहाँ पर एक कॉक और होगा, इधर देख लीजिए। तो जब उधर से फिल्टर होकर हवा आएगी तो इस कॉक के खुले रहने पर इस पाइप से होते हुए हवा चली जाएगी MR टैंक नंबर 3 में। तो आपने देखा कि एयर ड्रायर की वर्किंग कंडीशन में ये कॉक ये खुला है और ये कॉक
ये खुला है और ये वाला बंद रखा गया है। तो कभी अगर एयर ड्रायर लगातार लीक कर रहा है, लगातार हवा को डिस्चार्ज कर रहा है जिससे एमआर प्रेशर गिर रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये सील लगी हुई है, इन सील को तोड़ देंगे और ये वाला कॉक बंद कर देंगे और ये वाला भी कॉक बंद कर देंगे और क्या करेंगे, इस कॉक को खोल देंगे। इससे क्या होगा कि जो MR2 की हवा है वो इसके बंद करने पर हवा एयर ड्रायर पर जाएगी नहीं, और इसके खोलने से क्या होगा, एयर ड्रायर की MR2 की हवा सीधा एयर ड्रायर को बाईपास करते हुए MR टैंक नंबर 3 में चली जाएगी। तो साथियों ये देखिए, एयर ड्रायर के ठीक पीछे ये जो टैंक लगा है, एक कंट्रोल रिजर्वायर है, एक कंट्रोल रिजर्वायर का ड्रेन कॉक है, ये R1 कॉक है और ये उसका NRB है। तो ये जो R1 कॉक है ये हमेशा कंट्रोल रिजर्वायर की डिलीवरी पाइप पे ही लगा होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है। और कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है वो दोनों बोगियों के बीच में अंडर ट्रक में माउंट होता है। तो यहाँ पर हमें देख लेना है। अब इस R1 कॉक का उपयोगिता क्या है, वैसे तो ये हमेशा खुला रहता है, लेकिन इसको हमें बंद कब करना होता है, जब हम देखते हैं कि हमारा RS प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉक को बंद कर देते हैं। और जब RS प्रेशर मेंटेन हो जाता है, लोको एनर्जाइज करने के बाद कंप्रेसर चला लेते हैं, और जब हमारा MR मेंटेन हो जाता है तब हम इस R1 कॉक को खोल देंगे और बेबी कंप्रेसर को अपना बंद कर लेंगे। जब ये खुल जाता है तो क्या होता है, CR की हवा है, देखो इस पाइप से होते हुए ये इसके खुले रहने पर NRB होते हुए चली जाती है RS को चार्ज करने के लिए, पेंटो पाइपलाइन के लिए और DJ सर्किट के लिए। तो ये बहुत उपयोगी है, इसको खोलना ना भूलें। बंद करने के बाद जब हमारा काम बन जाए तो इसे खोल देना है। देखिए एयर ड्रायर के ठीक पीछे ये देखिए, ये बोगी 2 का बोगी आइसोलेटिंग कॉक है। ये देखिए यहाँ पर इस पाइप से, ये देखो ये रबर का एयर हॉज पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है, और इससे हवा जो है बोगी ब्रेक सिलेंडर में जा रही है। तो यहाँ थोड़ा सा ये इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, बोगी 1 आइसोलेटिंग कॉक और बोगी 2 आइसोलेटिंग कॉक दोनों की, लेकिन इनको पकड़ने का यही तरीका होता है कि हम बोगी साइड में आएंगे, अंडर ट्रैक साइड में, दोनों बोगी के बीच में, और देखेंगे कि जिस पाइप से हवा ब्रेक सिलेंडर में आ रही है उसी पाइप पे जो कॉक लगा होगा वही हमारा बोगी आइसोलेटिंग कॉक होगा, उसी को हमें। साथियों लाइन पर CRO होने से अगर हमारा BP एंगल कॉक टूट जाता है तो वहाँ से BP का लीकेज होने लगता है। तो हम BP को लीकेज रोकने के लिए क्या करते हैं कि ये देखिए कटआउट कॉक लगा हुआ है, एडिशनल कटआउट कॉक है BP का, तो इसे बंद कर देंगे तो हमारा BP का लीकेज होना बंद हो जाएगा, BP प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद हम गाड़ी काम कर सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर एक BP एडिशनल कॉक लगा है, इसी तरीके से दूसरे कैप के नीचे भी एक BP एडिशनल कॉक लगा होगा। तो साथियों ये WAG7 में अंडर फ्रेम में जितने भी कंपोनेंट लोको पायलट के कार के लिए लगे हैं वो लगभग मैंने सब आपको बता दिए हैं। इन्हीं को आपको चार्ज लेते समय देखना है, और अगर लाइन पे कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमने कॉक वगैरह आपको बता दिए हैं कि R1 कॉक कहाँ लगा हुआ है, ड्रेन कॉक कहाँ है, बोगी आइसोलेटिंग कॉक कहाँ है, BP का एडिशनल कटआउट कॉक कहाँ है, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके से कमेंट भी करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और जो भी आप चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखते रहिए, जिससे आने वाले समय में हम और बेहतर अपने आप को कर पाएँ और आपकी आकांक्षाओं को पे खरे उतर सकें। धन्यवाद साहब।